एक्सपीरियंस था, शायद उनको पता नहीं था कि किस किस्म का आई थिंक लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी भी, और ये कि बड़ा आसान होता है ना, मैं यहाँ बैठ के जाना और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, फिर जब आप मुझसे कहना अच्छा देना तुसी ठीक कर लो, फिर तो फिर बंदा कहता है अच्छा यार अब आराम है। हाँ, आपने ही कहा था कि जब आप IMF जाते हैं तो बेगर्स कांट बी चूजर्स, फिर वो आपको डिक्टेट करते हैं। तो फिर आज अगर आप जो कुछ कर रहे हैं तो मुझे ये कहने का तो राइट देना कि आप भी डिक्टेशन ले रहे हैं, क्योंकि आपने तो कल कहा था कि डिक्टेशन लेनी पड़ती है, IMF हमारा कोई फूफी का बेटा नहीं तो मैं ऐसे ही दे देता है पैसे। तो भाई बैठ के तनकीद करना, गैलरी में पे करना बड़ा आसान होता है। अच्छा, ये अब आवाम की इसमें बेचैनी भी है, ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि आप लोग भी बतौर प्रोफेशनल्स इसको फील कर रहे होंगे कि लोग अब सोचने पे मजबूर हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आप क्या उनको मशवरा देंगे? बतौर प्रोफेशनल्स आपको भी लगता है कि जी तनकीद हो रही है, हम ये दिन रात तो ये खबरें हम ऑनलाइन और ऑन एयर सुनते रहते हैं, लेकिन लोगों को हौसला देने के लिए, जिंदा रखने के लिए क्या कहेंगे आप लोग? तो जैसे ये बात कर रहे हैं कि ये तो नज़र आ रहा है कि हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन क्या ये हालात ठीक कर पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क मेरा भी है कि कब तक होंगे और किस हद तक ठीक होंगे। क्योंकि अगले 6-8 महीने या साल तो मुझे हालात मजीद वर्स्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको और बहुत इकोनॉमिकली, अगर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शॉर्ट रन में तो नहीं कुछ बेहतरीन नजर आ रहा है। तो लोगों को क्या मशवरा देंगे आपके सेविंग्स करें, जरा हार्ट टाइट कर लें, क्या आप यानी व्हाट शुड अ कॉमन मैन डू? शॉर्ट रन में मैं कॉमन मैन को कॉमन मैन की ज़बान में कहूंगा कि तुसी फिलहाल तो ना ही समझो, आगे जाके फिर बेहतर इसी में गुजारा क्या करें हम। फिर वो कॉमन मैन भी आपको पलट के यही कहे कि आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए, बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इट इज सैड, लेकिन वाकई ऐसा ही। अभी तो आप IMF के पास गए, अभी तो रुपए की कदर गिरेगी, गिरना शुरू हो गई है। जब डॉलर का मामला होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, तो आम चीजें भी बढ़ेंगी, आपका कायबा बढ़ गया है, आपकी दूसरी चीजें बढ़ रही हैं। अच्छा, ये अगेन पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंडिकेटर्स वेरी वेल। आप ये बताएं कि जो गरीब और अमीर का फ़र्क है, जिसको लोग समझ पाते हैं कि एक आपका तबका है जिसके पास बहुत पैसा है, जो आज भी आई नो ऑफ पीपल वसीम, जो अपने बच्चे की, अगर 2 साल का बच्चा है उसकी बर्थडे कर रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए का केक भी आ रहा है। ये भी हमारे ही माशरे में लोग हैं, और जेब को नहीं देख रहे, जितनी मर्जी आए शॉपिंग कर रहे हैं। आप बाजारों में जाके देखें, बाजार भरे में, ऐसा नहीं कि सुनसान है। तो ये कैसी रियलिटी है? एक तरफ ये, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जो बेसिक चीज़ें हमारी, दूध, शहद, बाकी चीज़ें, एवरीथिंग, शहद पता नहीं क्यों याद आ जाता है, शहद और जैतून की, लेकिन दे आर ऑल्सो बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो ये दो रियलिटीज़ आपस में कैसे मिलेंगी? और इसमें आपस में मेरा ख्याल है ऐसे मिलेंगी कि अगर आपने अपनी मेहनत से कमाया है, हलाल कमाया है, तो बिल्कुल ठीक है जनाब, आपको हक है। वो एक अलग बात है कि आपको कितनी सादगी से खर्च करना चाहिए, लेकिन अगर आपने जायज़ तरीके से कमाया तो आपका राइट है। लेकिन रियासत की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो जितना अच्छा कमा रहा है उसको आप अकॉर्डिंगली टैक्स करें। यहाँ सोसाइटी का अलमिया ये कि जिस तबके की आप बात कर रही हैं वो इतना कमाता भी है, और मेरे और आपके जैसा आदमी उससे ज़्यादा टैक्स दे रहा होता है एट द एंड ऑफ द डे। ये इवन अलमिया है, एक अलमिया है। लेकिन आप अगर हम याद रखें कि आई थिंक इट स्टार्टेड वेरी अर्ली ऑन, 2008-2013 में भी हम ये देखते थे कि लोग कंप्लेंट्स कर रहे होते थे कि ऐसी डिस्क्रिपेंसीज बैंक्स में भी हैं। वसीम, इस वक्त जो सिचुएशन है, बिकॉज यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, आपने एक अपना लाइन भी लॉन्च किया है, आपने क्या लोगों को देखा कि ये नीड है, किस किस्म की लोगों की स्पेंडिंग पावर इस वक्त मौजूद है? व्हाट आर यू बेसिंग योर बिजनेस ऑन? वैसे देखिए, मैं आज सुबह खबर सुन के बहुत परेशान हुआ, क्योंकि हम ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, डॉलर में पैसे देने होते हैं, तो अब वो समझ में नहीं आ रही। बनाए ना आप अपने खुद ही बनाएं, यहाँ पे बनाएं। यहाँ पर ही बनाते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें, मतलब अब अगर हनी है तो वो बल्गेरिया के फला जगह का बहुत अच्छा है, तो हम वहीं से मंगवाते हैं। क्यों गिलगित बल्तिस्तान से नहीं मंगाते? वहाँ से ही मंगवाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब से भी रब्ता किया है हमने। शर्जील मेमन साहब भी जब बाहर आएंगे तो उनसे भी करेंगे, फिलहाल हाँ तो एक्सपर्ट है शायद। मैंने इस लाइन में आने का, बिकॉज इट इज़ अ वाइड रेंज ऑफ हर्बल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी पाकिस्तान में यानी हम इस मार्केट में आके थोड़ा सा फर्स्ट मूवर एडवांटेज टाइप की चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी सोसाइटी में सवाल से एक ख़ास तबके में तो अवेयरनेस हो गई है, मासेस में होना शुरू हो गई है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है अच्छा दिखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, लेकिन मैं अगर एक आम पाकिस्तानी के हिस्से से जब ये सोचता हूँ कि मैं ऐसी किसी भी चीज़ का इंतखाब करता हूँ जो मुझे फौरी या बदेर फ़ायदा तो पहुँचा देती है, लेकिन उसका फिर लॉन्ग रन में कोई नुकसान तो नहीं है, तो नेचुरली हमारे जहन में आता है कि यार कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि खालिस कुदरती अशिया से ही बनी। खालिस और कुदरती तक तो ठीक है, लेकिन ये आप इतने गोरे रंग को क्यों फरोग दे रहे हैं? वो एक अलग सब्जेक्ट है पूरा, उस पे मैंने और वैसे हमेशा मेरी इसमें बिल्कुल ओपिनियन है कि इसमें गोरा या काला होना कोई अच्छाई या बुराई नहीं है। तो आपको अच्छा दिखना चाहिए, बाकी हर कलर की अपनी अपनी एक आज हमने सुबह ही इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी पे बात की, बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक अगेन, रेहान साहब, कुछ खास लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा अताब में हैं,
गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और अकाउंट्स का भी पता चल रहा है, कुछ आपको लगता है कि अभी मज़ीद जिस तरह कल भी बात की जा रही कि और गिरफ्तारियां भी होंगी और लोग भी इस शिकंजे में आएंगे, कुछ सियासी बेचैनी आपको नज़र आ रही है? देखिए नज़र आ रही है, बिल्कुल अनसर्टिनिटी है और ज़ाहिर है आपके पास अब देखिए कितने चैनल्स हैं, मीडिया हर चीज़ हाईलाइट करता है, हर चीज़ पता होती है, एक जो छोटी सी खबर होती है तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, तो लोगों के जहनों में ज़ाहिर है ये एक बात तो है कि चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। तो अब गिरफ्तारियाँ होने की जहाँ तक बात है वो में अगली बारी नहीं, मेरे ख्याल में अगली बारी तो आपको पता होगा। बारियों का मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन किसी का नाम बारियों का मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि चीज़ें जब सामने आएंगी तो ऑब्वियसली उसमें जब ऐसे चीज़ें निकलेंगी तो हो सकता है गिरफ्तारियाँ भी हों, ये तो नहीं गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी। और मैं समझता हूँ कि अगर चीज़ें क्लैरिटी में आ जाती हैं और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखे चीज़ों पे, ये ना करे कि वो अनड्यू कोई चीज़ ना हो। ओवरऑल अपनी जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है उसको फोर्सी करने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त हो ये रहा है कि जो सरमायादार है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ पे वो रेंट सीकर बन जाए। किसी के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, उसने प्लॉट्स खरीद दिए, लोगों को किराए पे दे दिया, उसकी एक आमदन बन गई, लेकिन जो किराया देने वाला है उसके पास जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम है। तो ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने वादा किया था 1 करोड़ जॉब्स का, 50 लाख घरों का। हम ये तो नहीं कह रहे कि 70 दिनों में जादू की छड़ी घूमे और ये सब हो जाए, लेकिन वो डायरेक्शन नज़र आना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके पास आना चाहूँगी कि ख़वातीन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑफकोर्स इकॉनमी में। फर्स्ट वुमेंस बैंक केम विद द विजन कि ख़वातीन के अकाउंट्स बने, वो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बने। अभी भी हमारी पेनिट्रेशन बहुत लो है व्हेन इट कम्स टू वुमेन। उसके लिए क्या कुछ कर सकती है हुकूमत? देखें, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से तो हमारी यही कोशिश होती है कि जहाँ तक हम कर सकते हैं, हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट की है जहाँ हम डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली उन लोगों को प्रमोट कर सकें, जो पेनिट्रेट करके जो लोअर लेवल पे आप माइक्रो लेवल पे आप जाके उनको कर सकते हैं, तो वहाँ भी हमने किया। और जहाँ डायरेक्ट लैंडिंग है वहाँ हमने डायरेक्ट लैंडिंग की है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम इकनॉमिकली उन ख़वातीन को उसका शेयर दिलवाएं। ये भी एक तरह की एक एम्पावरमेंट होती है। आप अगर बिजनेस में उनके शेयर होल्डर है या इस तरह से, तो हमारी कोशिश यही है। और साथ साथ हम ये अभी हमारे पास लाड़काना में और स्टेट बैंक के उससे कॉर्पोरेशन से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी इसी हवाले से चल रहे हैं, जहाँ हम ख़वातीन के लिए और उनके लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे हैं। वैसे एक बात है, और शायद थोड़ा सा सेक्सिस्ट रिमार्क लोगों को लगे, लेकिन जितने करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, में ख़वातीन की शरह बहुत कम नजर आ रही है। जी, ये बैंक अकाउंट केस में आप देखिएगा अगली हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी किसकी होती है? लेकिन फिर वो नहीं मर्द की होती है, किसी खातून की होती है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि ख़वातीन बेचारी तो मासूम होती है, उनका शनाख्ती कार्ड अगर किसी घर के फैमिली मेंबर ने मिस यूज़ कर लिया तो ऐसा भी तो हो सकता है, या नहीं? बेनिफिट ऑफ डाउट भी तो आप देंगे ना। लेकिन अगर इसमें कुछ बड़ी गिरफ्तारी होती है तो उस पर आप इस खदशे का इज़हार नहीं करेंगे, उन पर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट का इल्ज़ाम, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का। आप कुछ इशारा कोई और चिड़िया की खबर देना चाह रहे हैं? मतलब किसी बड़ी शख्सियत की बहन भी हो सकती है, कोई भी। ओवरऑल वसीम, जिस तरह आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म क्या आवाम साल इंतज़ार करे, विजन 2020 देखे, 22 देखे, कब चीज़ें बेहतरी की तरफ? मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली स्पीकिंग कम से कम 1 साल तो आप चीज़ें थोड़ा सा मज़ीद ख़राब ही होंगी। अगर गवर्नमेंट वाकई अच्छा परफॉर्म कर सकी तो आप 1.5-2 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतरी की चीज़ें देखेंगे। और फिर जो पाकिस्तान में एक रवायत दी कि हर हुकूमत जो अपना सेकंड लास्ट बजट बिलउमूम और लास्ट बजट बिलखुसूस बनाती है, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कम और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा रख के बनाती है, क्योंकि अगले इलेक्शन में जाना होता है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने भी आज किया। हम सुबह जब निहाल हाशमी साहब से बात कर रहे थे, हमने यही कहा कि कई फैसले जो मुश्किल फैसले शायद इसलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि वो टाइमली नहीं लिए गए थे, वो पहले नहीं लिए गए और उन्होंने नहीं लिए, तो अब आप वो मलबा आप लेके चल रहे हैं। लेकिन वसीम, वंस अगेन यंग पीपल जो इस वक्त शायद ग्रेजुएट कर रहे हैं फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, और ये बहुत ही एक मेरे ख्याल में खौफनाक और तकलीफ दे इकोनॉमिक सिनेरियो उनके सामने है। व्हाट विल बी योर एडवाइस टू देम? अपना बिजनेस स्टार्ट करें, नौकरी की तलाश जारी रखें, मजीद पढ़ाई की तरफ चले जाएं, क्या करना चाहिए उनको? हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर एक तो कि आपको जो काम आपको इंसान को खुद ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है कि आप क्या काम बेहतर कर सकते हो। नहीं, एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारे करियर काउंसलिंग को भी कभी सीरियस इशू के तौर पे लिया ही नहीं गया है कि भाई ये भी मसला है कि आप बच्चों को बताया तो सही कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, ये होना चाहिए। वरना अक्सर लोग किसी इंडस्ट्री का ग्लैमर देख के उसमें चले जाते हैं और फिर सारा काम ख़राब हो जाता है। तो पहले आप सही जज करें कि आप क्या कर सकते हैं, फिर उस काम में जाएं। और
वैसे आज सुबह वी हैड रोमियो विद अस हु वांट्स टू बिकम अ मॉडल, और आपने कहा कि ग्लैमर में ख्याल में बहुत सारे लोगों को मीडिया बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और लगता है कि शायद यहाँ पे बहुत पैसे भी हैं और लाइफस्टाइल भी बड़ा ग्लैमरस है. डू यू थिंक दैट इज़ अ करेक्ट परसेप्शन? मेहनत भी होती है ओनली टू एन एक्सटेंट, बट उसकी वजह पर मेहनत भी ठीक ठाक होती है. मतलब मैं हमेशा आम जमान में कहता हूँ कि ये आपको यहाँ से थोड़ा पागल होना ज़रूरी है अगर आपने मीडिया में काम करना है. आपको इस काम का खप्त सवार होना चाहिए. हाँ. आप इसको एंजॉय करें, आपका एक पैशन है तो ही आप ये काम करें, वरना आप 4 दिन में भाग जाएंगे कि यार ये किलों की फील्ड है, ये क्या है यार, ना कुछ सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है, ये कौन लोग हैं यार. कभी आपने सोचा था व्हेन यू स्टार्टेड आउट, व्हाट वाज योर मोटिवेशन? मुझे लगता है ऐसा था कि शायद मैं अगर ज़िंदगी में कोई एक काम थोड़ा सा ढंग का कर सकता हूँ तो शायद ये खबरें पढ़ना और ये सब कर सकता हूँ. हाँ. तो एक ख्वाब था, एक ख्वाहिश थी, लेकिन साथ ही मेरे ये सवाल उठता था कि यार काश मैं कर सकूँ, और अंदर से जवाब आता था कि कोई चांस ही नहीं है. एक चैनल होता था, PTV उसका नाम होता था, पूरे ख़ानदान में क्या पूरी कम्युनिटी में किसी ने TV चैनल देखा नहीं था कभी. तो मुझे पता था कि यार ना कोई सिफारिश है ना कुछ है, तो बस यही शौक लिए चले जाएंगे किसी बैंक में मार्केटिंग मैनेजर बने हुए बैठे होंगे, क्रेडिट कार्ड बेच रहे होंगे. ये मुझे लगता था, मैं विजुअलाइज करता था अपने बारे में. सही. तो अल्लाह ताला ने रास्ता बना दिया. लेकिन खबरें पढ़ने से खबरें बनाने तक का सफर, हाँ. ये कैसा रहा? खबरें बनने तक का सफर ही बड़ा तो वो ऑफ कोर्स आप आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो करते हैं तो बहुत एक अच्छी उसकी फीलिंग होती है. जब मैंने एक रिसर्चर एज अ ट्रैफिक रिपोर्टर ऑन अ रेडियो चैनल मैंने स्टार्ट किया. वाओ, नोबडी नोज दैट. बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा. वैसे तो वो हमें एक अपडेट के 60 रुपए मिलते थे और तो बस हमें लिटरली बताना होता था कि जनाब टावर पे इस वक्त ट्रैफिक जैम है, तो जो लोग सुन रहे हैं वो एम्प्रेस मार्केट से होते हुए फलाने से चला. तो वहाँ से स्टार्ट किया था. फिर एज अ रिसर्चर एक TV चैनल में स्टार्ट किया, न्यूज़ एंकर. And then sky is the limit. अल्हम्दुलिल्लाह. And 11th hour आपके लिए वो सुनहरी घंटा बन गया. या उसमें भी बस जैस्मीन मंदूर साहब करती थी प्रोग्राम का नाम 11th hour विद जैस्मीन. आई रिमेंबर शी अचानक से कुछ हुआ कि वो शो नहीं कर पा रही थी, एंड यू वर आस्क्ड, एंड आई एम श्योर कि वो जब कॉल आपको आई होगी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये एक करियर शिफ्टिंग मोड है आपके लिए. बिल्कुल ऐसा सोचा भी नहीं था, बल्कि वो किसी और एंकर को दे रहे थे प्रोग्राम क्या जैस्मीन है तो आप कर लें. तो मैंने कहा, मैं बैठा हुआ था अपने बॉस के पास, मैंने कहा सर मैं कर लूँ. हाँ. तो उसने कहा लेकिन यार रात 11 बजे शो है, कल तुम्हारे सुबह 7 बजे शिफ्ट है, मैं वो शिफ्ट चेंज नहीं करूंगा. हाँ. मैं नहीं सर मैं रात में प्रोग्राम भी करूंगा, सुबह ऑफिस में टाइम पे. जो आपने बात की वो हाँ. तो उस वक्त मैं लॉजिकली सोचता तो मुझे घर चले जाना चाहिए था. तो वो 1 घंटा जो मिला वो एक अपॉर्चुनिटी बन गया. तो अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम अक्सर चीज़ों को, जिस तरह अभी भी बात हो रही थी और टॉपिक से इसको जोड़ना चाहूँगी कि शॉर्ट टर्म में देख रहे होते हैं. अभी तकलीफ आई है तो आप समझ रहे हैं कि नहीं भाई बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन उसी तकलीफ में कोई ना कोई अल्लाह ताला ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी रखी हुई है. सिर्फ वो नज़र, वो एटीट्यूड आपका होना बहुत ज़रूरी है. रेहान साहब, आप अगर पलट के देखते हैं, यू आर माशाल्लाह ऑल्सो एन अचीवर, यू हैव बीन द प्रेजिडेंट ऑफ द कराची टैक्स बार एसोसिएशन. लोग कहते हैं किसी भी चीज़ का प्रेजिडेंट बनने के लिए वो जहाँ वो कॉम्पिटिशन, वो इलेक्शन वाली फ़िज़ा आ जाती है तो बड़ी पॉलिटिक्स होती है कभी, और अक्सर हमारी यूथ ना इस बात को एज एन एग्जाम्पल, एज एन एक्सक्यूज़ बनाती है, ये कह के कि जी सियासत है इसलिए मेरी टांग खींची जा रही है. आपने कभी ये फेस किया लाइफ में, और आपका मैसेज उनके लिए क्या होगा, लोगों के लिए? देखिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं भी जब प्रेसिडेंट बना हूँ तो ऐसा नहीं था कि आज मैं आया और मैं कल प्रेसिडेंट बन गया. ऑब्वियसली ये भी एक बहुत लंबा सफ़र था. तो बार एसोसिएशन जो थी वो अर्ली 90s में मैंने ज्वाइन की थी, और जिस वक्त मैं प्रेसिडेंट बना हूँ तो उस वक्त 2015-16 था. तो 15 साल मुझे भी लगे प्रेसिडेंट बनने में. लेकिन ये कि मैंने जिस तरह, यानी जब भी मैं बार एसोसिएशन में जाता था तो अपने मेंबरान की जो भी आप कह लें कि मदद करनी होती थी किसी भी सूरत से. टैक्स का कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई लॉ की गाइडेंस चाहिए, तो वहाँ पे हमारे बार में एक सिटिंग होती है जहाँ पे सबको गाइड वगैरह करते हैं. तो वो एक रेगुलर फीचर पे चलता रहा, बेसिस पे चलता रहा. फिर मैं सेक्रेटरी बना 2006 में, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर मैं प्रेसिडेंट बना, फिर मैं पाकिस्तान टैक्स बार का भी जनरल सेक्रेटरी बना. वो 35 जैसे FPCCI आपको बताया, जैसे वैसे पाकिस्तान टैक्स बार. यू जस्ट नीड टू बी ड्रिवन. वो जो आपकी पर्सनल मोटिवेशन होती है वो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोलती चली जाती है. लेकिन वक्त पे किसी का जोर नहीं है. वक्त हमारे पास प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है. जाते जाते वसीम आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आज माशाल्लाह इतनी फॉलोइंग, इतने लोग आपको देखते हैं एंड दे टेक यू एज अ रोल मॉडल. कभी कभी ऐसा लगता है कि इट्स टेकिंग अवे फ्रॉम योर पर्सनल टाइम? हाँ, ये तो लगता है. नो कंप्लेंट्स, क्योंकि हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है. तो मैं नहीं कहूँगा कि यार क्या आया. इसकी 2 वजूहतें. एक तो है कि पर्सनली मेरा ख्याल है आई एम अ वेरी बैड टाइम मैनेजर, तो इसलिए भी. लेकिन बाकी इसकी एक कॉस्ट होती है. आपकी फैमिली की अगर सपोर्ट ना हो तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मेरी
फैमिली की, वाइफ की भी सपोर्ट ना हो तो ना हो सके, बहुत काम ख़राब हो जाए। इसमें आपको मैनेज करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी एक सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो मैं समझता हूँ कि मैं इसमें एक बैलेंस नहीं रख पाता जो कि रखना चाहिए। और खुसूसन हमेशा कभी कभी स्क्रीन में भी नजर आता है, रमजान के महीने में तो नजर आता है जिसमें आप वक्त बिल्कुल घर को दे ही नहीं पाते होंगे। बट वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया ज़रीना मैम, वसीम बदामी साहब एंड रेहान जाफी साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत सारे नए सेगमेंट्स, खबरों के साथ। कोशिश हमारी यही होती है कि जी पॉजिटिव खबरें आप तक पहुँचाएँ, लेकिन बहरहाल जो इन्वायरमेंट है उसी को आपके सामने रखते हैं और उसमें से कुछ मस्बत निकालने की कोशिश करते हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर भेजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह आपसे मुलाकात हो रही है, आपके दोस्त तो आपके अभी से फ़ैन हैं, कहते हैं कि बस जी रोमियो अगर आ जाए मॉडलिंग की दुनिया में तो छा जाएगा। बिल्कुल, अगर सपोर्ट करें सब तो फिर हो सकता है। लेकिन जब ये सोचा कि मॉडल बनना चाहते हो, कभी किसी ने कोई ऐसी बात की जिससे ऐसा लगा हो कि यार ये ख्वाब ज़रा नामुमकिन सा है? लोग तो मतलब कमेंट्स तो पास करते रहते हैं, कोई 100 मुँह है तो 100 ज़बानें, जितनी ज़बानें उतना बोलेंगे, तो बस सुनते एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। अपना बस जो शौक है वो पूरा करना है इंशाल्लाह। कभी यानी किसी की बात सुन के ऐसा नहीं लगा कि उसको अपनी हिम्मत, अपनी ताकत बनाया कि किसी ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है? बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने कहा कि यार आप कर सकते हो, बिल्कुल आप में जज्बा है, ये कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, पॉजिटिव लोग भी उतने ही मिले, ये कितनी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। योगी साहब आप क्या कहेंगे? मैं इत्तेफाक से परसों मैंने एक लेक्चर दिया था यूथ पे जी, वहाँ एक जुमला कहा था, अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो जुमला तो इस पे फिट होता है। क्या कहा? जुमला ये था कि कामयाबी पे जब आपका भरोसा नाकामी के खौफ से बढ़ जाए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मैंने कुछ वहाँ किसी को बाप वालिद के बारे में कहा था कि किसी का यानी कोई भी नहीं रोक सकता, तो मैं मीडिया पे नहीं कह सकता। मेरे ख्याल से मियाँ आपने जो कुछ किया है वो, और इससे बहुत आगे जाएंगे आप इंशाल्लाह। डेली रूटीन क्या है? बिकॉज आई सी कि बॉडी बिल्डिंग का भी शौक है, तो फिटनेस पे जरा ध्यान देते हो, कितना टाइम जिम में गुजारते हो? जिम वगैरह नहीं जाता मैं, फिर नेचुरली है, लेकिन ध्यान तो रखते होगे डाइट वाइट का अपने? नहीं, बस वही जो रूटीन है खाने पीने की। और अम्मी अबू की तरफ से फुल सपोर्ट इसके लिए? घर वालों की तरफ से तो फुल सपोर्ट है कि आप आगे कुछ ना कुछ करें, तो पीछे है वो। तो अपना कंटेंट जब तुमने बनाना शुरू किया, सोशल मीडिया पे इतनी फॉलोइंग है, लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं, कभी किसी डिज़ाइनर ने या किसी मॉडल ने या किसी फैशन वीक ने आपको नहीं कांटेक्ट किया कि चलें हम भी आपके इस मिशन में आपका साथ देते हैं? अभी तक सिर्फ एक ने किया है, अभी तक बस देखें आगे क्या होता है, क्योंकि किया नहीं अभी तक काम, बस ऑफ़र आई है एक, अभी आगे देखें अगर मिल जाए और ऑफर। आपके तवज्जुह से यहाँ एक और बात मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि आप अगर दुनिया भर के फ़ैशन शोज़ और फैशन वीक्स की तरफ देखें तो एक नई मूवमेंट चली है। लोग ये अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्यों हमने एक ख़ास सांचा खूबसूरती का या वजाहत का बना लिया है। आपकी बात नहीं कर रही, उसके अलावा भी कह रही हूँ कि हमने सोच लिया है कि जी इंसान का कद इतना होना चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए, रंगत ऐसी होनी चाहिए और कमर इतनी पतली होनी चाहिए, तभी वो हसीन है, तभी वो खूबसूरत है। पूरी दुनिया में लोग अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी खूबसूरती आपकी सोल, आपकी एनर्जी से है, आपकी कमिटमेंट से है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि प्लस साइज़ मॉडल्स, इंक्लूसिविटी, यानी पहले अगर आप, आज से बहुत पुरानी बात नहीं, अगर 10 साल पहले के भी ड्रामे, इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश सिटकॉम्स देख लें तो आपको उसमें डाइवर्सिटी नहीं नज़र आती थी। ऑल वाइट कास्ट है। आपका और मेरा बड़ा फेवरेट है फ्रेंड्स। और अजीब सी बात लगती है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में जो कि इतना मल्टी कल्चरल है, इतना डाइवर्स है, वहाँ पे 6 दोस्त हैं और वो सारे के सारे सफ़ेद फार्म हैं और वो सब एक जैसी लाइफ गुजार रहे हैं और वो एक उनकी दोस्ती है। आज अगर आप ज़रा गौर से प्रोग्राम्स को देखें तो आपको नज़र आएगा कि उसमें वो एशियंस को या अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन के लोगों को भी इंक्लूड करते हैं। उनके सबके कद एक जैसे नहीं हैं, उन सब की फ़िटनेस एक जैसी नहीं है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंक्लूसिव। और रोमियो, हो सकता है कि तुम अपने ख्वाब के आज एक और स्टेप करीब पहुंच जाओ, क्योंकि हमने कोशिश की है टू रीच आउट टू पीपल जो कि फ़ैशन इंडस्ट्री में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वो एक मेंटोर साबित होंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुपर मॉडल ऑफ पाकिस्तान नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सिद्रा? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुनी और अच्छी दिन हो गया, खूबसूरत मॉर्निंग हो गई। आपने देखा हमारे साथ मौजूद है रोमियो,
और वो ख्वाहिशमंद हैं मॉडल बनने के, क्या टिप्स देंगी उनको? हमने कोशिश की है कि आज उनको मेंटोर से कनेक्ट किया जाए। अच्छा, नहीं, आई वुड से इट्स अ वेरी क्या कहते हैं, brave step that Romeo has taken, and I think definitely why not, because जितना तुमने बात की है about inclusiveness, I think we really need to focus on that. Yes. And पूरी दुनिया में जो है वो literally body diversity, facial features की diversity, रंगों की diversity, कद की diversity, I mean हर चीज की diversity जो है वो promote की जाती है। बिल्कुल। So definitely, I think in Pakistan we need to start looking into all of those things. But Nadia, you know our fashion industry inside out. जिस तरह कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में the time for that idea has come. इस वक्त लोग इस सोच को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इसकी penetration या इसकी receptiveness इस वक्त बड़ी है? हमारे जो fashion gurus माने जाते हैं, जो choreographers हैं, जो designers हैं, वो इस हवाले से सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रही हैं। वैसे पता है, I mean there have been lots of shows कि जिसके अंदर काफी जो है वो different not just models, लेकिन people from real walks of life have walked the ramp as well, and खवातीन भी हो गए, बच्चे भी हो गए, मर्द हज़रात भी हो गए, हर किस्म के लोग जो हैं वो उन्होंने रैंप जो है वो, बल्कि even somebody like Romeo has walked the ramp as well before. सही सही। Thank you so much, Nadia. We look up to you as a fashion mentor, and not just as a fashion mentor, as an entrepreneur. And आज आपने सुबह हमारे साथ गुजार कर रोमियो को जो टिप्स दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोमियो, कैसा फील हो रहा है इनकी बात? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि ये हमें आगे सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि आप। अच्छा, आपके जैसे जो बहुत सारे और लोग हों जिनके लिए शायद लोग परसीव करते हैं कि ये जो आपका कद है ये आपका हैंडीकैप है। हम कहते हैं ना कि डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने आपको कोई और सलाहियत दी होगी। जब अल्लाह ताला या कायनात आपको एक चीज़ नहीं देती तो किसी और चीज़ से नवाजती है। तो ऐसे लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो थोड़े से दिल बर्दाश्ता हैं, जो आपकी तरह ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बस दिल छोटा नहीं करना चाहिए, जो चीज़ अल्लाह ने दी है उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो दिया अल्लाह ताला ने कुछ सोच के दिया है। और बाकी लोग भी मतलब किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमी लाजमी होती है, और मुझ में भी जैसे हैं तो किसी न किसी में तो होगी, तो कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए बिल्कुल। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या वजह है? किसने आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया? अम्मी अब्बू की वजह से, या दोस्त हैं, या आपकी जो खुश मिजाजी है ये आपका कॉन्फिडेंस है? सब है, वालिद भी वो करते हैं, तो दोस्त वगैरह भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा भी। अच्छा, अब हमारे साथ एक और आपके लिए मेंटोर हैं, मौज़म अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी वेल नोन फैशन डिज़ाइनर। अस्सलाम वालेकुम मौज़म। जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू आज पाकिस्तान। और हमारे साथ रोमियो मौजूद हैं, और हमने ख़ास तौर पे ये सेगमेंट बनाया है जिसमें हम आपको एज अ मेंटोर इनके लिए भी और तमाम देखने वालों के लिए लेके आए हैं। मौज़म, द आइडिया इज़ कि जो थोड़े से मुख्तलिफ दिखने वाले लोग हैं रोमियो की तरह, उनके लिए कितनी गुंजाइश है हमारी फैशन इंडस्ट्री में? उनके लिए काम हो रहा है? उनके लिए दरवाजे किस तरह खोले जाएँ? देखिए, डायनामिक्स जो है ना फैशन इंडस्ट्री के अब कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। सही। इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान के अंदर भी अब नो मोर आपके कन्वेंशनल गुड लुकिंग लड़के और लड़कियां रिक्वायर्ड होती हैं। सही। अगर आप डिफरेंट हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, और आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आप और भी अच्छे हैं। जबरदस्त। तो बेसिकली व्हाट काउंट्स इज कि हाउ यू कम ऑन द रैंप, आप रैंप पे कैसा चल रहे हैं, आप दिखते कैसा हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, दैट्स व्हाट काउंट्स। एंड आई थिंक रोमियो के अंदर वो सारी पोटेंशियल है, शक्ल की अच्छी है, ही लुक्स डिफरेंट, तो इट डज नॉट मैटर कि अब तो बिल्कुल यही हो गया कि जितना आप अलग लगेंगे उतना ही आपको लोग ज्यादा नोटिस करेंगे। सो मौज़म, कैन वी एक्सपेक्ट कि जो नेक्स्ट टाइम आपने शोकेस करना है अपना कोई भी कलेक्शन, वुड यू बी विलिंग टू टेक रोमियो इन दैट लाइन? आई थिंक डेफिनेटली रोमियो जो है कैन एक्चुअली शो को जो है बहुत ज्यादा वो कर सकते हैं, अटेंशन में ऑडियंस का लेकर आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है बहुत इंटरेस्टेड होंगे रोमियो को कैटवॉक पे देखने के लिए, रैंप पे देखने के लिए। तो आई थिंक एज अ डिजाइनर डेफिनेटली जो है मुझे जो अटेंशन चाहिए होगा कलेक्शन के लिए, रोमियो के लिए बहुत ही अच्छा जो है सूटेबल कैंडिडेट है।
थैंक यू सो मच मौज़म, आई एम टेकिंग योर वर्ड ऑन दैट और इंशाल्लाह ताला हम आपकी नेक्स्ट कलेक्शन में ज़रूर रोमियो को देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। आज आपकी देखें सुबह शानदार हो गई, एक ज़बरदस्त खबर के साथ। हम विल फॉलो यू आप और इनको हम लिंक भी करेंगे आपसे, लेकिन क्या कहना चाहेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम? बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि 4 साल की मेहनत काम आ गई। 4 साल की मेहनत काम आ गई वाकई, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ तक पहुँचाया अल्लाह ने। ज़बरदस्त। योगी वजाहत, योर थॉट्स ऑन दिस? देखें, कोशिश हमारी, हमने कहा था ना हर अमल का दारो मदार नियत पे होता है। नियत आज ये की थी कि कोई अच्छी खबर हो जाए, कोई अच्छा कनेक्शन मिल जाए, और वो हमने कर लिया। मुझे जल्दी जाना था, लेकिन दिल चाहता है कि काश और बैठ जाता, तो इस लम्हों के अंदर मैं भी शरीक होता। ज़िंदगी बनते हुए जो लम्हा है, मैं आज यहाँ बैठ के ये सोच सकता हूँ कि जब ये टेक ऑफ कर रहा था तो मैं इसके बराबर में था, शायद मेरा भी टेक ऑफ यहीं से हो जाए, अच्छा रहेगा। 2 बातें कहूँगा। एक तो ये कि अपने खौफ पे कंट्रोल कीजिए और अपनी नुक्स को मत देखिए, अपनी क्वालिटीज़ को देखिए। जब मैं छोटा था तो मुझे बचपन में कहा जाता था तो तुम्हारी नाक बहुत मोटी है और ये 120 गज का प्लॉट है, तो मैं लकड़ी की चिमटी इस पे नाक पे लगा के मुँह से सांस लेता था कि शायद पतली हो जाए। मैं आज यहाँ पे आपके सामने हूँ। लोग मेरे नॉलेज से या मेरे इल्म से बात करते हैं, मेरी नाक से बात नहीं करते। बहुत ही खूबसूरत थॉट एंड थैंक यू वेरी मच योगी वजाहत, थैंक यू वेरी मच रोमियो फॉर बीइंग हियर विद अस। एक ब्रेक पे जाने से पहले एक और छोटी सी बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। हम कई लोगों की जो सक्सेस होती है, जो उनकी कामयाबी होती है, उसको देखकर ये समझते हैं कि यार रातों रात इन पे किस्मत की देवी मेहरबान हुई और देखिए ये कहाँ पहुँच गए। यकीनन वो लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके पीछे होती है महीनों की, कई दफ़ा सालों की बहुत मेहनत। एग्जाम्पल देंगे क्योंकि आज मॉडलिंग का जिक्र हो रहा है सुष्मिता सेन का। कहा जाता है कि रातों रात वो मिस यूनिवर्स बन गई, लेकिन ये रातों रात की कहानी नहीं थी। उस साल जब मिस इंडिया का कंपटीशन हो रहा था तो ऐश्वर्या राय को देख के सब लोग घबरा गए थे, बहुत सारी लड़कियां बैक ऑफ कर गई थी, लेकिन सुष्मिता सेन वो वाहिद थी जो अड़ी रही। उन्होंने कहा नहीं, इसको चांस देना बहुत ज़रूरी है। शी वेंट टू अ हिंदी मीडियम स्कूल और कॉम्पिटिशन से चंद महीने पहले उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी अंग्रेज़ी को सही किया, और उनके पास कोई बहुत बड़ा डिज़ाइनर नहीं था जो उनका नाइट गाउन डिज़ाइन करता, लेकिन उन्होंने कोशिश की और यकीनन उनकी कोशिश रंग लाई। उसके बाद इतनी मेहनत के बाद वो रात आती है व्हेन यू बिकम द क्वीन ऑफ द यूनिवर्स। तो इसी बात के साथ, इसी जज्बे के साथ आप भी अपने ख्वाबों की तरफ अपनी हिम्मत के साथ बढ़िए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। खैर मनाएं वो तमाम लोग जिन्होंने अभी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल देना है और वो मेरी तरह बाहर वेकेशन करके आए हैं और उनको लगा था कि चीज़ें बहुत सस्ती हैं, लेकिन अब उनको जवाब जब देना पड़ेगा और बिल जब भरने पड़ेंगे तो जनाब डॉलर का जो रेट है इस वक्त इंटर बैंक में 132 रुपये हो गया है। और ये सबसे बड़ी खबर है। और साथ ही साथ जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि तमाम कीमतें जब दाम ऊपर जाएंगे तो हर ज़रूरत ज़िंदगी के ऊपर इसका असर पड़ेगा। लेकिन इस तरह के मामलात में इंसान सोचता ज़रूर है कि अल्लाह मियाँ अगर छप्पर पार के एकदम से दौलत आपको दे दें तो फिर आप क्या करेंगे। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है, वो भी अपने आप में खबर बनी हुई है। और आज हमने सोचा इसी बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई अपना छोटा सा कारोबार चला रहे हैं, कोई शरबत बेच रहा है, कोई फालूदा बेच रहा है, पता चल रहा है कि उनके अकाउंट में करोड़ नहीं करोड़ों रुपए हैं। और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है ये पैसे? वो जो पुरानी मूवीज़ का डायलॉग था, किसने दिए ये झुमके, कहाँ से आए ये झुमके, कुछ वो वाली सूरत हाल हुई भी है। जानने की कोशिश करेंगे कि इसका असर क्या पड़ सकता है, ख़ास तौर पे मुल्क के एक इमेज के ऊपर। अभी हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाला हुआ है, उस पर बड़ी बातचीत हुई, बड़ी चर्चा हुई। असद उमर साहब द फाइनेंस मिनिस्टर इज़ नाउ हेडिंग टू IMF। एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक मेरे ख्याल में शुबा बढ़ता है, डाउट आता है आपके पूरे बैंकिंग सिस्टम पे, आपकी पूरी इकॉनमी पे, ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान की पूरी आवाम में से सिर्फ 10% के पास बैंक अकाउंट्स हैं। तो मासूमाना सवाल ये है कि ये पैसे कहाँ से आए। और क्योंकि हम मासूमाना सवाल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह शोहरत भी ये फ़िक्रा है और उन्होंने बहुत सारे मासूम सवालों के जवाब हमें लेके भी दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम बदामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये मासूम सवाल, पैसे कहाँ से आए, ये झुमके किसने दिए, ये झुमके?
इससे पहले तो मेरी ये मासूमाना फरियाद है कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। हमारे अकाउंट से हम देखते हैं बैंक स्टेटमेंट में पैसे चले जाते हैं कभी कभी, तो पता चलता है कोई हिडन चार्जेस थे बैंक के और ये था और वो था। हर ट्रांजैक्शन पे 100 रुपए, बाकी टैक्सेस आप ऑनलाइन में ट्रांसफर कर रहे हो तो उसकी भी अलग से क्या मामला है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़रीना सियाल साहिबा, बैंकर हैं फर्स्ट वुमेन्स बैंक की। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारा शिकवा अपनी जगह, हमारे अकाउंट में तो कभी नहीं आते ऐसे पैसे। देखिए, मैंने जैसे पहले हमारी बात हो रही थी, मैंने कहा था कि बैंकर के मिले बगैर ये चीज़ हो नहीं सकती। आप मिल जाए ना हमारे साथ। ये पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, देखिए जो अभी हम बात कर रहे थे चार्जेस के हवाले से, हिडन चार्जेस नहीं होते। आपकी नज़र से ना गुजरे हों ये एक अलग बात है, वरना आपका जो क्रेडिट कार्ड 14 सफात का पकड़ा देते हैं हमें। अब वो नहीं, ऑनलाइन भी मौजूद होता है, हर चीज मौजूद होती है, लेकिन है बाहर ये डंके की जोड़ पे हम ये टैक्सेस दे रहे हैं और हमसे लिए जा रहे हैं। हकीकत है जो आप बात कह रहे हैं कि टैक्सेस पे करने पड़ते हैं हर ट्रांजैक्शन पे, चाहे आपकी ऑनलाइन है चाहे दूसरी चीजें हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, कुछ बैंकर्स की अपनी जो क्योंकि आपने टैक्सेस का जिक्र किया और ये हमारा मौजू आज का रहेगा भी, तो हमारे साथ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कराची टैक्स बार एसोसिएशन भी मौजूद हैं, जनाब रेहान जाफरी साहब। रेहान साहब, ये टैक्सेस के तो हम सब सताए हुए मारे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि कुछ हुकूमत वक्त की मंतक समझ नहीं आ रही। ये टैक्सेस लगा के तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्करेज हो रही है, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि मईशत का पहिया भी बड़ी तेज़ी से घूमे। तो खर्च करें या ना करें, हुकूमत क्या चाह रही है? देखिए, टैक्सेस लगाने की जहाँ तक बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई रिसेंटली कोई नया टैक्स लगा हो। ये टैक्सेस जो इम्पोज हुए हैं ये विद होल्डिंग की शक्ल में है जी, और ये टैक्सेस जो है ये आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जो जिसका टैक्स डिडक्ट होता है और वो रिपोर्ट होता है एफबीआर को, तो वो फाइलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, वो एक बेसिकली नया पेंडोरा बॉक्स है जो गवर्नमेंट जो है उसके हाथ में बहुत सारे डेटा मौजूद है, काफ़ी अरसे से है। अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। तब जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ तो ऑब्वियसली लोग परेशान होना शुरू हो गए कि भाई ये क्या बात हुई। आपने बिल्कुल सही कहा कि नए टैक्सेस तो नहीं है, लेकिन ये दो धारी तलवार लगती है ना। यानी जो बेचारा दे रहा है उस पर मजीद ऐसा लग रहा है कि बोझ बढ़ता चला जा रहा है, डॉलर के रेट्स ऊपर, बाकी चीज़ें, और इससे तो वो लोग इनकरेज नहीं हो रहे जो अभी भी नहीं दे रहे थे। यानी सैलरी क्लास ही दे रही है बेचारी। नहीं, मैंने आपसे वही किया ना सिदरा के विद होल्डिंग टैक्स जो है ना वो तो आपकी ट्रांजैक्शन से डिडक्ट हो जाता है, और वो बैंक भी काट रहा है, आपका एम्प्लॉयर भी काट रहा है, और डिफरेंट जगहों पे सेल्स टैक्स की मद में भी दे रहे हैं आप, और कॉस्ट की शक्ल में भी दे रहे हैं। सही बात सारी ये है कि बहुत सारे लोगों को, यानी कि जो गरीब तबका है उसको तो ये भी नहीं पता कि वो टैक्स दे कितना रहा है। 38% दे रहा है, 40% दे रहा है, 50% दे रहा है इन द शेप ऑफ कॉस्ट। अब सारी बात यह है कि जो अब जैसे बैंक अकाउंट्स की बात चली है कि ये बैंक अकाउंट, ये तो हमने कटौती की बात की। देखें, कहते हैं ना कि जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो बढ़ जाएगी, तो चले कटौती से थोड़ा फोकस हटाते बढ़ने की तरफ बात करते हैं। अगर अचानक से वसीम आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएं तो आप क्या करेंगे? पहले तो मैं हैरत करूंगा फिर मैं खुशी का इजहार करूंगा। खुशी में हंसेंगे फिर रोएंगे। हाँ, समझ में नहीं आएगी कि क्या करें इसमें। हाँ। तो लेकिन ये कि ज़ाहिर है इस पे वो जो टेक्निकल हवाले से ऐसा क्यों किया जाता है, क्या ज़्यादा बेहतर रोशनी है दीगर साहिबान डाल सकेंगे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये एक बड़ा मजाक है, मतलब आप देखिए। और अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, इस तरह की खबर हमने नई जब सुनी थी सियासी मंजरनामे के हवाले से, आपको याद है पीपल्स पार्टी के मीन टाइम साहब थे, ज़ाहिर जाती वाले सब कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो 4 करोड़ रुपए आ गए, उन्होंने मुझे तो नहीं मालूम, पता नहीं कहाँ से आ गए ये वो। और इसके बाद तवील फहरिस्त है। आप जहांगीर खान तरीन साहब का केस उठा के देखें तो उसमें भी लिखा है कि वो माली के नाम पे इतने पैसे। पाकिस्तान में अशराफिया ने गरीबों के इस्तेहसाल और मजाक उड़ाने के जो मुख्तलिफ तरीक़े अपनाए हैं, उसमें से एक मॉडर्न और बड़ा ज़बरदस्त तरीका ये भी है कि जब किसी को पता ही नहीं होता कि उसके अकाउंट पे आप जो है वो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के सामने कितने इस तरह के लोग पेश हुए जिन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है, और फिर उस पर मजीद जुल्म ये हुआ कि बाद में ये बाकायदा रिपोर्टेड बात है, इसलिए कोई ज़राए नहीं है या कोई सनसनी नहीं है, तो लोगों ने अदालत में खड़े के चीफ जस्टिस साहब के सामने कहा कि एक तो हमें पता नहीं कि अकाउंट किसने बनवाया, कितनी ट्रांजैक्शन थी, फिर हमारे घरों पर आकर लोग हमें हिरासा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये बयान नहीं देना है, ये बयान नहीं देना है। तो इंतहाई जुल्म की, ये तो हम एक लाइटर साइड पर उस पर हंस लेते हैं, मुझे भी हंसी आ रही, ठीक है, लेकिन वरना ये एक्सप्लॉयटेशन की और कानून का खुला मजाक उड़ाने की एक लिमिट है, एक एक्सट्रीम है। आपके तज्ज़िये में और आपकी मेरे ख्याल में इंसाइट में आप समझते हैं कि ये वन ऑफ है वसीम, या ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे और अब एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया? जी, मेरे ख्याल में हालिया खबरों से हमें ये नहीं मालूम हुआ है कि यार पाकिस्तान में ऐसा भी होता है। ऐसा हो तो बहुत अरसे से रहा था, हमें इसके वॉल्यूम का अंदाजा हो गया कि बस हाँ ये है। और
आपने खबर की बात की तो मुझे ऐसा लगता है, अभी गलत खबर हो सकती है क्या, नहीं मेरा ख्याल है या थोड़ी बहुत मालूमात है कि जो सारा मामला भी चल रहा है इसमें से मुस्तकबिल करीब में कोई एक बड़ी खबर निकलेगी सियासी बिल्डअप के हवाले से, और हाँ कोई खातून सियासी शख्सियत या कोई ये देखें ये चिड़िया ने आपको बताया है। हाँ, अच्छा चलें इस पे बात करेंगे, लेकिन जो हम यहाँ पे यही सवाल हमने अवाम से किया, लोगों से किया इन द स्ट्रीट, कि अचानक से आपको पता चले कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं तो आप उसका क्या करेंगे? हैरत में मुब्तला हो जाएंगे, खुशी से हंसने लगेंगे, रोएंगे, घर खरीदेंगे, क्या करेंगे? लेट्स फाइंड आउट लोगों ने इसका क्या जवाब दिया। बगैर मेहनत के इतना सारा पैसा मिल जाएगा तो एवरीबडी मतलब शॉक्ड हो जाएगा, हर इंसान ही शॉक्ड हो जाएगा। देन एज अ ह्यूमन मैं भी शॉक्ड हो जाऊंगी, हुआ क्या है। पहले तो मैं खुशी से बिल्कुल पागल हो जाऊंगा, माशाल्लाह इतना सारा पैसा अल्लाह ताला ने मेरे अकाउंट में डाल दिया। मगर आजकल के माहौल को और एनवायरनमेंट को देखते हुए मैं चाहूँगा कि ना मैं तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकता, जहाँ पड़ा है पड़ा रहे, मुझे नहीं पता किसका पैसा है और ना मैं उसके अंदर कभी हाथ डालने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो अगर ये अरबों रुपए आ गए तो सबसे पहले मैं अपने लिए एक बहुत अच्छा सा बंगला खरीदूंगा, बहुत बड़ी सी गाड़ी खरीदूंगा, उसके बाद कुछ लोगों के वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपना फ़ायदा देखूंगा। मैं पहले तो शौक हो जाऊंगा, यार मेरे अकाउंट में ऐसे पैसा कैसे आ सकता है? एक अकाउंट मेरा है, मेरे नाम पे चल रहा है, अननोन लोग जो है वो कैसे उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और अगर ये पैसा उसके अंदर आ भी गया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हैरत तो बंदे को इतनी होगी कि पूरा रात नींद भी नहीं आएगा कि इतने पैसे कहाँ से आ गए और किस तरह आ गया, पूरा रात सोचता रहोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ज़ाहिर है जो 2 अरब आएंगे तो वो ऐसे ही बंदे ने भेजे होंगे मेरे अकाउंट में जो करप्शन के होंगे, हक व हलाल से तो कभी नहीं आ सकते, ठीक है, सेव करने के लिए। तो मैं तो वो सारे के लिए डैम फंड। ये बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की कि अचानक से पैसे आ जाएंगे मैं सब डैम फंड में दे दूँगी। वो एक आप क्या करेंगी मैम? मैंने कहा था कि मुझे इस तरह के पैसे की ज़रूरत नहीं है और ना मैंने कभी एक्सपेक्ट किए हैं। अगर होंगे तो आप जाके पहले बैंकर को बताएंगे कि आपके अकाउंट में ये पैसे आए किधर से हैं। ये पैसे के साथ मुसीबत भी आती है, अगर आपने देखा हो अभी रिसेंटली भी जिनके अकाउंट्स में पैसा है उनके साथ मुसीबत भी उनके पास ही आई है चल के। लेकिन बतौर एक बैंकर जो आप बात कर रही थी, ऐसा मुमकिन कैसे हो? यानी हम तो एक नॉर्मल अकाउंट भी खुलवाने के लिए जाते हैं, इतनी पूछगछ रेफरेंस लाओ, ये करो। अभी तक जितना पता भी चला है वो ज़्यादातर 2013-14 के अकाउंट्स में ज़्यादा थे। उस वक्त मेरा ख्याल है हमारी जो रिस्क बेस्ड अप्रोच है, स्टेट बैंक की गाइडलाइंस ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई हैं आफ्टर 2013 मैं समझती हूँ। और उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ों में कोई, अब मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई रूम रह गया है इस तरह के फेक अकाउंट्स इन फ्यूचर खुलने में, क्योंकि अब आपका बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक के बगैर आप अकाउंट नहीं खोलते अब किसी का भी। अब आप ये नहीं कह सकते आपको मोबाइल, तो आप अगर आप जाएं और आज जाके अकाउंट खुलवाएं, आपका अकाउंट नहीं खुल सकता अगर आप किसी और के नाम से अकाउंट खुलवाएं। आई एम श्योर ये पुराने अकाउंट जो खुले हुए हैं, हाँ एक रीएक्टिवेशन के हवाले से हो सकता है कि किसी पुराने अकाउंट में इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन होने लगे, तो हमारे अपने बैंक में तो हमने ये कंट्रोल एक एडिशनल रखा है, ऑल्दो कि स्टेट बैंक ने इसको नहीं कहा कि रीएक्टिवेशन के टाइम भी आप बायोमेट्रिक करवाएं। सही, ताकि अगर कोई इस तरह का कोई चीज़ है तो फिल्टर आउट हो जाए। आप क्या कहेंगे ओवरऑल जिस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या अभी जो सूरत हाल है उससे मुल्की इमेज पे, ख़ास तौर पे FATF है या IMF पे जाना है अब असद उमर साहब ने, क्या असर पड़ेगा? लोग बार बार IMF का भी जोर इसी पे होता है कि अपना टैक्स बेस बढ़ाइए, वो कहते हैं कि जी मनी ट्रेल आपके यहाँ अभी भी बड़ी डूबियस है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, बाकी चीज़ें हैं। इसका तो आई एम श्योर कि फोकस मनी लॉन्ड्रिंग पे है, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान के लिए। सो क्या ये नई हुकूमत ख़ास तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर बैकफुट पे चले गए इसकी वजह से? देखिए बैकफुट पे चले गए की बात नहीं, बात यह है कि ये चीज़ें अगर हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो, ये हुकूमत चले, मैं कहता हूँ इस हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया या इस हुकूमत के दौर में ये चीज़ें सामने आ रही हैं, पहले कभी नहीं आई, तो मैं समझता हूँ कि आनी तो चाहिए कि ये कब तक सिलसिला चलेगा हमारे साथ। IMF हो, IMF के पास जाएँ, मैं किसी और के पास जाएँ, या सऊदी अरब के पास जाएँ, चाइना के पास जाएँ, जहाँ पर भी जाएँ, हमारी जो एक मुल्क की एक इंटेग्रिटी है, एक मतलब पाकिस्तान की एक ऑनर होनी चाहिए कहीं पे भी जाए वो। दूसरी बात आपने की थी कि ये टैक्स जो बढ़ जाता है, कर्जा कम हो जाता है। देखिए टैक्स पेयर जो है ना, टैक्स पेयर, दोबारा मैं टैक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ बार बार क्योंकि मैं टैक्स पेयर है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए टैक्स, अब वो कहते हैं कि जी असद उमर साहब ने भी थोड़े दिन पहले कहा था, ये टीवी में मैंने सुना था कि जी फाइलर जो हैं वो 1.6 मिलियन के करीब हो गए हैं, लास्ट ईयर से बढ़ रहे हैं। और ये जो उन्होंने अभी नया सप्लीमेंट्री बिल लेकर आए हैं, इसमें जो उन्होंने वो फाइलर नॉन फाइलर वाला जो गाड़ी ख़रीदने वाला वो जो वापस लिया, तो उससे ये थोड़ा सा फाइलिंग का इनपुट और बढ़ा है।
पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये फाइलर बढ़ने से टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा आपका। टैक्स बेस से मुराद ये है कि हो सकता है 1.6 से 2.6 मिलियन हो जाए, लेकिन उसके लिए टैक्स नहीं बढ़ेगा आपका, क्योंकि टैक्स तो ये तो वो लोग हैं जिनका ऑलरेडी टैक्स कट रहा है किसी न किसी शक्ल में। जैसे मैंने आपसे कहा, इमेज जो जा रहा है अभी फिलहाल जो जा रहा है, ऑब्वियसली हमें ही पता है, आपको भी पता है, वसीम साहब को भी पता है कि एक नेगेटिव इमेज तो जा ही रहा है दुनिया में, कि जो मतलब हर आदमी ये देख रहा है कि जी इतने चोर, इतने चोर, इतना पैसा तो ये परेशान बात है। छोटी चोरी या बड़ी चोरी, अनफॉर्चुनेटली इमेज पाकिस्तान का ये जा रहा है। और जो बात आपने यहाँ पे एम्फसाइज की कि बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज सो बिग, जो लोग एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, जिसकी भी नौकरी लगती है, तो विद होल्डिंग टैक्स बाय डिफ़ॉल्ट उसका बढ़ेगा। तो इसलिए जितने लोग टैक्स दे रहे हैं वो नंबर ऊपर जाना बड़ी बात नहीं है, कितना टैक्स जमा हो रहा है, फिर उसमें फाइलिंग किस तरह से हो रही है।